चलिए, स्वागत है आपका शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज सैटरडे सेट 132 का सोल्यूशन होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का किसका किसका पर्यायवाची है? पखेरु। ये आपने बताना है। तो देखना, पखेरु मतलब पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची होता है, यानी पक्षी का ही अर्थ है। जल्दी, जल्दी के लिए एक शब्द होता है आतुरता। आतुरता मतलब जल्दीबाजी। पखारना, पखारना यह शब्द साफ करना, इसका अर्थ होता है साफ करना, किसी चीज को साफ करना या पैर धोना। पखारना का अर्थ पैर धोना हो जाएगा यहाँ पे। पखवाड़ा, आपको पता है 15 दिन का क्या होता है? पखवाड़ा होता है। और इसका तत्सम क्या होगा? पक्षवार। पखवाड़ा का तत्सम होगा पक्षवार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए देखना, क्वेश्चन नंबर 2। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखना, दैदीप्यमान ये नहीं होगा, ये यहां से गलत हो गया। देदीप्यमान ये भी नहीं होगा, और देदीप्यमान ये भी नहीं होगा। दैदीप्यमान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दैदीप्यमान। चलिए कुछ और देखना, जैसे कैलाश। कैलाश की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये होगी, इसमें दंत्य सा आएगा, ना कि तालव्य सा। देखना, केंद्रीकरण। केंद्रीयकरण नहीं होगा इसमें, बल्कि क्या होगा? केंद्रीकरण। बादाम, बादाम कैसे होगा? बड़ा आ इसमें लग जाएगा बादाम में। ये सारे शुद्ध वर्तनियां हैं। देखना, न्योछावर। न्योछावर की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? न्योछावर। औ की मात्रा नहीं होगी, बल्कि ओ की मात्रा होगी। ये गलती मत करना, यहाँ पे न्योछावर हो जाएगा। उंगली, उंगली में देखना ये हो जाएगा उंगली, और इसमें चंद्र बिंदु लगेगा हमेशा। अनुस्वार नहीं लगेगा, बल्कि चंद्र बिंदु लगेगा। ये सारी शुद्ध वर्तनियां हैं, और आप देख लेना इनमें ही गलती होने के चांसेस होते हैं। चलिए देखना, क्वेश्चन नंबर 3। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं। ये तो सरल वाक्य हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता। मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूं। ये भी आश्रित वाक्य है, और एक आश्रित उपवाक्य है, और एक उस पर एक मुख्य उपवाक्य है, और एक आश्रित उपवाक्य है। ये भी मिश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। ये देखना, इसमें दो स्वतंत्र वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शुद्ध संयुक्त वाक्य, यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्यों का प्रयोग हो रहा है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। यहाँ पे दो संयुक्त वाक्य हो गए, इसलिए यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। एक मुख्य उपवाक्य है, मैं वाराणसी जा रहा हूं, और ये इस पर आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। अगर आप इसका स्वतंत्र में प्रयोग करोगे तो ये इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य है, इस पर ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए देखना, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि बतानी है आपने। देखना, शरतकालीन दिनों में जब काल का आ गया तो दिन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। काल मतलब समय, और दिन भी समय के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो दो दो बार यहाँ पे शरतकालीनों या फिर शरतकालीन आएगा, या फिर दिन आएगा शरत दिनों में। ये भी गलत हो जाएगा। शरत काल के दिनों में, यहाँ पे भी दो बार आ गया, इसलिए यहाँ पे भी प्रयोग नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय का प्रयोग एक ही बार हुआ है, काले काल, दिन इसका प्रयोग नहीं हुआ है। शरत काल के दिनों में यहाँ पे भी दो बार प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखना, क्वेश्चन नंबर 5। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ये माता सीता के लिए प्रयोग किया जाता है,
और इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए। जहां पे दो शब्दों का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग दो बार हो और दोनों बार उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ पे घोर मंदिर मतलब महल हो जाएगा के अंदर रहने वाली, यानी ऊंचे महलों के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर, यहाँ पे इसका अर्थ गुफा हो जाएगा। ऊंचे गुफाओं के अंदर रहती है, ये माता सीता के लिए प्रयोग किया गया है जब वो वनवास को गई थी, इसलिए घोर मंदिर के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? उल्लास। व्यंजन संधि का उदाहरण है संगम, सम प्लस गम व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे तथास्तु, तथा प्लस अस्तु, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। संभावना, सम प्लस भावना, सद्भावना, सत प्लस भावना, बहिष्कार, बही प्लस कार, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ व्यंजन संधि पूछा है, लेकिन बहिष्कार में विसर्ग संधि है। वातावरण, वात प्लस आवरण, वात प्लस आवरण, यहां भी व्यंजन संधि नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। उल्लास, उत प्लस लास, संधि इसमें व्यंजन संधि है। सम प्लस कृत, इसमें भी व्यंजन संधि है, लेकिन वातावरण में नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। उत प्लस लास व्यंजन संधि। सम प्लस गम, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और सम प्लस भावना, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तीनों शब्द में व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर डी। उत प्लस लास उल्लास, सम प्लस गम संगम, और सम प्लस भावना संभावना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें तीनों में व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में, व्याकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा। तो देखना वचन, व्याकरण में वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, यानी कि यह संख्या को बताता है। अगर एक संख्या होगी तो एक वचन, और ज्यादा संख्या होगी तो बहुवचन। हिंदी में वचनों की संख्या 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। और बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में वचनों की संख्या 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण में वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 8, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आपने बताना है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। देखना न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2007 में। अगर बात की जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था 1983 में। बात की जाए पोर्ट लुई की, तो पोर्ट लुई में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 3 विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हो चुके हैं। बात की जाए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये 1976 में हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। बात की जाए चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो ये 1993 में हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, ये भी 2018 में हुआ था। बात की जाए लंदन की, तो लंदन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए ये भी ध्यान रखना, हाँ ये 1999 में हुआ था। इसके अलावा अभी आपको ध्यान में होगा 12वां हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी में हुआ था, ये 2023 में हुआ था नाडी फिजी में।
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, ये भी ध्यान में रख लेना, यह भारत के नागपुर में हुआ था और ये 1975 में हुआ था, 1975 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बताना, देखना शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को? नहीं, ये नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। एक या एक से अधिक वर्ण समूह को? ये भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अब वर्ण समूह तो ये भी है, ज्ञा, क, चा, र, ये भी सब वर्ण समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, अगर हम सार्थक वर्ण समूह की बात की जाए तो वहां पे क्या निकल जाएगा? शब्द निकल जाएगा। जैसे लगा लो ये ध्वनि, ध्वनि ये भी वर्णों का समूह है, लेकिन इसका एक अर्थ है, यानी सार्थक वर्ण समूह को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। देखना क्वेश्चन नंबर 10, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण की मात्राएं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा वर्णमाला मात्रा कहा जाता है। मात्राएं वही होती है, जैसे आ की मात्रा, ये बड़े आ की मात्रा हो गई, ये ई की मात्रा हो गई, ये क्या है? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? मात्राएं कहा जाता है। और वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 11, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसे किसी से लगाव ना हो उसे निर्लिप्त कहा जाएगा। निर्लिप्त, अलग मत का समर्थन करने वाला, जो किसी अलग मत का समर्थन करे उसे क्या बोला जाएगा? अलगाववादी। चलिए इसके अलावा देखना, तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को क्या बोला जाएगा? तितीर्षा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा को बोला जाएगा जिज्ञासा। एक वह व्यक्ति या वह बच्चा जो जन्म लेते ही मर जाए उसे क्या बोला जाएगा? आदंडपात। ये भी ध्यान में रखना, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बच्चा जन्म लेते ही गिर जाए या जो बच्चा जन्म लेते ही मर जाए उसे बोला जाता है आदंडपात। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, यानी कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा अधगूढ़ा। ये भी आप ध्यान में रखना। जिसका पति दूसरी शादी कर ले और उसको छोड़ दे उसे क्या बोला जाता है? अधगूढ़ा। जो बच्चा जन्म लेते ही मर जाए उसे क्या बोला जाता है? आदंडपात। ये भी कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन्हें भी आप ध्यान में रखना। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? बताना शब्दों का विषम संयोजन कौन सा होगा? रस्सी। रस्सी एक तद्भव शब्द है, ये आपको पता होगा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? रज्जू। रज्जू तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा। सरकारी। सरकारी फारसी भाषा का शब्द है और इसके साथ सरकारी हो गया, सरदार हो गया, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। कुश्ती हो गई, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब हो गया, फारसी भाषा का शब्द है। शादी, दिल, गरम, पजामा, ये सारे फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। पुरोहित। पुरोहित एक तत्सम शब्द है और ये बिल्कुल सही है। पुरोहित क्या है? तत्सम शब्द है। लीची। लीची तुर्की भाषा का नहीं बल्कि चीनी भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन
गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक चीकू, ये भी चीनी भाषा का शब्द है। चाय, ये भी चीनी भाषा का शब्द है। इस तुर्की भाषा के शब्द के ना तमंचा, तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा कुर्ता, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। खच्चर, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। लाश, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, ये भी तुर्की भाषा के शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम के भेद की पहचान कीजिए। सर्वनाम बताना है आपने, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। जो, सो आपको पता है संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये बता रहा है कि जो करेगा वैसा ही भरेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक आपको पता ही है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। चलिए देखना, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है। इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, ये बताना है आपने, ये किस कारक चिन्ह का भाग है? फूलों का रंग, यानी कि किसका रंग है? फूलों का, यानी क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि ये जो रंग है ये किसका है? फूलों का है, यानी कि ये संबंध बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। रंग के बारे में बता रहा है कि रंग किसका है? फूलों का है, तो वहां पे जाहिर सी बात है ये संबंध बता रहा है, तो संबंध हो जाएगा। का, की, के, ना, नी, ने, ये सारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक कारक हो जाएंगे। अपादान कारक आपको पता है, अलगाव के लिए किसका प्रयोग होगा? अपादान कारक का प्रयोग होगा। डर, प्रेम आदि जो भाव होते हैं उनके लिए भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है, से का प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो किसके लिए होगा? डर के लिए होगा, क्योंकि कुत्ते से डरने का भाव आ रहा है, और भाव आएगा तो अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलकर अलग हो रही है, इसलिए वहां पे भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। राम सीता से प्यार करते हैं, राम सीता से प्रेम करते हैं, इसमें भी कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेम भाव का, यहाँ पे भी प्रेम भाव आ रहा है, तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। कर्म आपको पता है को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक के लिए, और अधिकरण में या पर। गाय घर में घुस गई, तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि गाय घर में घुस गई, तो वहां पे अधिकरण होगा। छत पर पक्षी बैठे हैं, यानी कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। छत पर कौन बैठा है? पक्षी बैठा है, पर का प्रयोग होगा तो अधिकरण कारक। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 15। बोली बेटी को सुनांद बुआरी को, इसमें इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बोली बेटी को और सुनौंद बुआरी को, यानी कि अपनी बेटी को बोलने का ट्राई किसको कर रही? अपनी बहू को। सुनाने का ट्राई किसको कर रही? अपनी बहू को, लेकिन अपनी बेटी के द्वारा, यानी कि अपनों का इस्तेमाल करना, किसी और को कुछ बातें सुनाने के लिए किसी अपने का इस्तेमाल करना, ताकि वो दूसरे के कान तक आवाज जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 16। छील डालण मुहावरे का अर्थ क्या है? बताना। देखना क्वेश्चन नंबर 16। छील डालण मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, झगड़े की स्थिति पैदा करना। छील डालण मतलब किसी, बोलते हैं ना गांव में कि तुम किसी के नीचे छील रख रहे हो, यानी कि लड़ाई करने का ट्राई करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? झगड़े की स्थिति पैदा कराना, यानी छील डालना। ये तो आपको गांव में प्रयोग होता ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कौ मछियार,
कौ मछियार कुमाऊनी मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी कि तुक्का लग जाना। बहुत ही प्रसिद्ध कुमाऊनी मुहावरा है और इसका अर्थ है कौ मछियार यानी तुक्का लग जाना। देखना एक और लोकोक्ति देखना, हत मुरड़ी हथमुड़ी हथकरणु, ये भी एक गढ़वाली लोकोक्ति है और इसका अर्थ देखना, इसका अर्थ हो जाएगा भीख मांगना। हथमुड़ी हथकरणु यानी कि भीख मांगना, ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। चलिए देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, अधमरी विद्या जिया काल, यानी कि अधूरी विद्या जीवन के लिए क्या होती है, दुखदायक होती है। ये तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता लग रहा होगा, अधमरी विद्या यानी जिया काल, अधूरी विद्या ही जीवन के लिए दुखदायी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक और लोकोक्ति है, छुआटी खाप बड़ी बात, छुआटी खाप बड़ी बात यानी कि बहुत ही ज्यादा वाचाल होना, जो अपनी उम्र से ज्यादा बोलता है उसके लिए एक लोकोक्ति का प्रयोग होगा, छुआटी खाप और बड़ी बात, ये इसका आंसर हो जाएगा वाचाल होना। अपने स्तर से भी आप पढ़ते रहना, गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे लोकोक्ति हो गया और शब्द भंडार हो गए, रीति रिवाज परंपरा सारे देखते रहना। देखना क्वेश्चन नंबर 19, मिलान कीजिए, रटाबटी, रटाबटी मतलब जल्दबाजी, रटाबटी करना यानी जल्दबाजी करना, इसका आंसर हो जाएगा। पर्या, पर्या मतलब दही मथने का पात्र, पर्या या परेड़ा भी बोला जाता है, वो अपना अपना उच्चारण है, लेकिन समझ लो दही मथने का पात्र जो होता है उसे क्या बोला जाता है, पर्या बोला जाता है। साल, साल यानी गौशाला को क्या बोला जाता है, साल बोला जाता है। और आपको पता होगा शनिवार को छंचर बोला जाता है और बृहस्पतिवार को क्या बोला जाता है, वीरवार बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा देखना एक एक गंजियाला, गंजियाला किसे बोला जाता है, जो गांव में बड़ी मूसल होती है उसे क्या बोला जाता है, गंजियाला बोला जाता है। गंगलोड़ा, गंगलोड़ा किसे बोला जाता है, जो नदी के गोल पत्थर होते हैं उसे क्या बोला जाता है गांव में, गंगलोड़ा बोला जाता है। एक अछोदो है कुमाऊनी में, अछोदो बोला जाता है जो बरामदा होता है, बरामदे को क्या बोला जाता है, अछोदो बोला जाता है। ये कुछ कुमाऊनी और गढ़वाली शब्द है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 20, देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल के लिए गढ़वाली में क्या शब्द है, जो देव पूजन के अवसर पर दिया जाता है उसे अग्याल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देव पूजन के लिए जो सामग्री इकट्ठी की जाती है ना पूरे गांव में, जो आटा चावल तेल वगैरह दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, अग्याल बोला जाता है। और जो औजी जनजाति को दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उडवार या डडवार बोला जाता है। उडवार प्रथा या डडवार प्रथा अभी भी प्रचलन में है और ये औजी जनजाति को दी जाती है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था। देखना राजा प्रीतम देव ने, ऑप्शन नंबर ए, प्रीतम देव ने ही पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट किले का स्थापना करवाया था। इसे बावलीगढ़ का किला भी कहा जाता है, बाउल की गढ़, बाउली की गढ़, ये इसका दूसरा नाम है। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका नाम लंदन फोर्ट कर दिया। और ये गोरखा कालीन भी माना जाता है क्योंकि गोरखाओं ने भी यहाँ अपना गढ़ बनाया था, इसलिए इसे गोरखा कालीन भी माना जाता है।
देखना, निम्नलिखित में से किस महिला द्वारा हस्तलिखित लिखित सचित्र त्रैमासिक महिला जागृति पत्रिका निकाली थी? तुलसी देवी रावत। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। महिला जागृति नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तुलसी देवी रावत ने। इनका संबंध था पिथौरागढ़ जिले से, और ये लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई महिला थी। और इन्होंने क्या किया? सिलाई बुनाई केंद्र की स्थापना की महिलाओं के जागृति के लिए। और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो। महिलाओं को इन्होंने दिया था कि रो नहीं आगे बढ़ो। ये इनका एक प्रसिद्ध नारा है। एक और महिला है उत्तराखंड की, भागीरथी रावत, और ये उत्तराखंड की पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही है। पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? भागीरथी रावत। अगर बात की जाए पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही उत्तराखंड से, तो वो थे जगमोहन सिंह नेगी जी। देखना क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम छकाता है? आप सभी को पता ही होगा, नैनीताल का पुराना नाम क्या था? छकाता था। बात की जाए नरेंद्र नगर की, नरेंद्र नगर का पुराना नाम था ओड़ा थली। ओड़ा थली के नाम से नरेंद्र नगर को जाना जाता था। चक्राता का पुराना नाम एक चक्रा था। चक्राता के बगल में ही विकास नगर है। विकास नगर का पुराना नाम क्या था? चुंडपुर। विकास नगर का पुराना नाम मिलता है चुंडपुर। और इसके अलावा बाजपुर का पुराना नाम देखना, ओड़ाथली, विष्णु प्रयाग, नैनीताल। उत्तरकाशी का नाम देखना, उत्तरकाशी का क्या मिलता है? सौम्यकाशी या बाड़ाहाट, दोनों इसके पौराणिक नाम मिलते हैं। और आप ज्यादातर सौम्यकाशी लेके चलो, क्योंकि सबसे पुराना नाम इसका सौम्यकाशी ही मिलता है। इसके अलावा देखना विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग का नाम भी कहीं बुकों पे तो ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इनका इसका एक पुराना नाम मिलता है नारायण भट्टारक, या कहा जाता है विष्णु प्रयाग को। बाजपुर का पुराना नाम मैंने बोला था, बाजपुर का पुराना नाम होगा मुंडिया। देखना क्वेश्चन नंबर 24, राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ये उत्तराखंड विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति राजेश टंडन, ये विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। आर के धर, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उत्तराखंड में, आर के धर। अगर बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में उत्तराखंड में 5वां वित्त आयोग लागू है। और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये दोबारा से इंदु कुमार पांडे। इंदु कुमार पांडे को 5वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विजेंद्र जैन, देखना विजेंद्र जैन, विजेंद्र जैन मानवाधिकार आयोग के, जो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन, ये उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? विजय कुमार बिष्ट, ये उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे, विजय कुमार बिष्ट। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 25, रमकादित्य सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? इसमें थोड़ा करेक्शन था, रमकादित्य सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। इसके अलावा सुई बिसुंग का सूर्य मंदिर, सुई बिसुंग का सूर्य मंदिर भी कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है। इसके अलावा एक और मंदिर है सूर्य मंदिर चंपावत में, वो है खेती खान का सूर्य मंदिर। ये तीनों कहाँ है? चंपावत में है। रमकादित्य मंदिर, सुई बिसुंग का सूर्य मंदिर और खेती खान का सूर्य मंदिर। बात की जाए उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में भी एक भटवाड़ी का सूर्य मंदिर है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, मजियाली का सूर्य मंदिर,
मंजियाली का सूर्य मंदिर भी उत्तरकाशी में स्थित है, और मंजियाली का सूर्य मंदिर पुष्पक शैली में निर्मित मंदिर है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में बात की जाए तो पिथौरागढ़ में एक मंदिर आता है सूर्य मंदिर, मढ़ का सूर्य मंदिर। मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। एक और बात की जाए क्यार्क सैण सूर्य मंदिर, तो ये क्यार्क सैण सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। देखना, खकोटी उत्सव उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है? आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी में मनाया जाता है। इसके अलावा गिंदी मेला, गिंदी मेला या गिंदी उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी में मनाया जाता है। यानी गेंदा कौथिक या गिंदी मेला या गेंदा कौथिक उत्सव ये पौड़ी में मनाया जाता है। एक और मनाया जाता है गंगवाड़ शिव महोत्सव, गंगवाड़ शिव महोत्सव ये भी पौड़ी में ही मनाया जाता है। जौनसार भाबर की बात की जाए, यहाँ पे नुनाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जौनसार भाबर में मनाया जाता है। एक आजकल ही संपन्न हुआ था मरोज उत्सव, मरोज भी कहाँ मनाया जाता है? जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 27, खारी क्या है? खारी क्या है? खारी एक अन्न मापक यंत्र है जो उत्तराखंड में प्रयोग किया जाता है। द्रोण वापम और खारी वापम, ये आपको पता ही होगा। द्रोण वापम और खारी वापम क्या है? अन्न मापक यंत्र है। इसके अलावा बात की जाए डाला, पाथा, शेर, ये सारे क्या है? कुड़ी, ये सारे अन्न मापक यंत्र हैं। बात की जाए भूमि की तो नाली, मुट्ठी, बीघा, ये भूमि मापन पैमाने हैं। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1890 नहीं होगा, ये 1840 होगा। 1890 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। 1840 में पहली बार श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1890 में क्या हो जाएगा? श्रीनगर, माफ करना, 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना हुई थी। बात की जाए टिहरी में तो टिहरी में 1883 में पहला अंग्रेजी स्कूल खुला था प्रताप शाह के समय। इसका नाम भी क्या था? एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल, जिसको बाद में कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया और नरेंद्र शाह ने प्रताप इंटर कॉलेज में उच्चीकृत किया था। ये पहला अंग्रेजी स्कूल था टिहरी रियासत का। हाँ, इसके बाद शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1869 में। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉलेज है। 1853 में सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना मसूरी में हुई। ये सेंट जॉर्ज स्कूल है, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी मसूरी में। इसके अलावा 1888 में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना हुई थी और 1870 में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 29, कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? इसका देखना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पन्ना लाल। पन्ना लाल ही वह व्यक्ति थे जिन्हें कुमाऊं के कमिश्नर ने स्थानीय रीति रिवाज जो थे लोगों के उसके बारे में बताने के लिए नियुक्त किया था, ताकि उनके रीति रिवाजों के अनुसार नियम कानून बनाए जाए कुमाऊं क्षेत्र में। और वो व्यक्ति कौन थे? पन्ना लाल थे। देखना क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर सिंह का संबंध निम्न में से किस घटना से था? ऑप्शन नंबर ए सल्ट कांड। सल्ट कांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को हुआ था और इसमें 4 व्यक्ति शहीद हुए थे, गंगाराम, खीमादेव,
एक थे चूड़ामणि और एक थे, कौन थे, बहादुर सिंह। ये 4 व्यक्ति यहाँ शहीद हुए थे और इनमें से एक बहादुर सिंह भी थे। इसके अलावा देखना देघाट गोलीकांड, यहाँ भी 4 व्यक्ति शहीद हुए थे, हरिकृष्ण, हीरामणि, चूड़ामणि। कहाँ शहीद हुए थे, सल्ट कांड में शहीद हुए थे चूड़ामणि। अगर बात की जाए हीरामणि की, हीरामणि शहीद हुए थे देघाट कांड में। हरिकृष्ण, हीरामणि, एक थे ज्योतिराम, ओ सॉरी माफ करना, बद्रीदत्त, एक कोई कांडपाल करके व्यक्ति थे, इनका पूरा नाम नहीं मिलता है लेकिन कांडपाल लिखा मिलता है। ये देघाट कांड में शहीद हुए थे और ये कब हुआ था, 18 अगस्त 1942 को देघाट कांड हुआ था। और 25 अगस्त 1942 को कौन सा कांड हुआ था, सालम कांड शहीद हुआ था। मसूरी गोली कांड में आपको पता ही होगा, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर सिंह, गुड्डू, उमाशंकर त्रिपाठी, मदन मोहन ममगाई, ये सारे व्यक्ति कहाँ शहीद हुए थे, मसूरी गोली कांड में शहीद हुए थे। देखना जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। तो आपको पता है जहांगीर के दरबार में कौन गया था, श्याम शाह गया था, और इसीलिए जहांगीर नामा में किसका उल्लेख मिलता है, श्याम शाह का उल्लेख मिलता है। और जहांगीर नामा में ही श्याम शाह को गढ़वाल का सबसे धनी शासक बताया गया है। और श्याम शाह वही शासक थे जो अलकनंदा में डूबकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, डूब गए थे और इसी कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किसके किसके छोटे भाई थे, मानसा के। देखिए ना गढ़वाल के क्वेश्चन नंबर 32, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की। ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है उत्तराखंड हिस्ट्री का, और आप सभी को पता है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह एक पहले राजा थे जिनके बाद नियमित रूप से, ये नहीं बोल सकते शाह की उपाधि पहली बार धारण की, हाँ, लेकिन नियमित रूप से इनके नाम के आगे इनके नाम के बाद शाह की उपाधि शुरू हो गई थी। इससे पहले एक और शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसके बाद नियमित नहीं हो सकी और इनके नाम के बाद शाह की उपाधि नियमित हो गई, इसलिए इनका नाम ही आता है बलभद्र शाह का। इनको बलराम या भीम भी कहा जाता है। देखना क्वेश्चन नंबर 33, गढ़वाल का शिवाजी किस परमार शासक को कहा जाता है। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेहपति शाह को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और किसने कहा था, मराठा साम्राज्य से मतीराम। मतीराम इनके दरबार में आए थे, और जब मतीराम इनके दरबार में आए थे तो वो मराठा साम्राज्य से आ रहे थे, जाहिर सी बात है वो शिवाजी से प्रभावित थे, वो इसीलिए जब ये फतेहपति शाह के काल में आए तो इन्होंने देखा कि फतेहपति शाह भी क्या है, शिवाजी के समान है, इसलिए इन्होंने इसकी तुलना किससे कर दी, शिवाजी से कर दी। और मतीराम की एक रचना आपको पता होगी, छंदसार पिंगल, किसकी रचना है, मतीराम की रचना है। नवरत्न भी फतेहपति शाह के दरबार में विराजते थे, और इसीलिए गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है, फतेहपति शाह को। देखना क्वेश्चन नंबर 34, चंद शासन काल में पंचनबीसी क्या थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पंचायती कचहरियां थी उसे ही चंद शासन काल में क्या कहा जाता था, पंचनबीसी। एक चौथानी थे और एक पंचबीड़िया थे। ये क्या थे, ये ब्राह्मणों के वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग थे, चौथानी ब्राह्मण और पंचबीड़िया ब्राह्मण। इसके अलावा ओलिया ब्राह्मण थे, और इनका विभाजन किसने किया था, इनका विभाजन किया था रुद्रचंद ने। बाद बाकी न्योवाली और बिस्टावली, ये दो कचहरियां थी चंद शासन काल में, और इनकी स्थापना न्योवाली और बिस्टावली की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मी चंद ने की थी। इसमें से बात की जाए बिस्टावली की, तो बिस्टावली क्या थी, बिस्टावली थी एक सैनिक कचहरी,
इसको क्या बोला जाता है तो चंद शासन काल में सैनिक कचहरी को बिस्टावली। और अगर बात की जाए न्योआवली तो ये सिविल कचहरी थी, यानी सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय जिसे कहा जाता है, वो कौन थी, न्योवाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3 नगर है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। नगर नहीं होगा, यहाँ पे जिले होंगे, कि नगर बोलना गलत होगा क्योंकि अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की आबादी, नगरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, ये जिले हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हरिद्वार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी है, यूएस नगर की 33.45%, ये इसकी दशकीय वृद्धि दर थी 33.45%। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर पे कौन था, देहरादून है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर में। बात की जाए तीसरे नंबर की तब आएगा हरिद्वार। हाँ, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए, अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम होगी पौड़ी की, इसकी -1.41 दशकीय वृद्धि दर हो जाएगी। और इसके बाद स्थान आएगा दशकीय वृद्धि दर में अल्मोड़ा का सबसे कम। सबसे अधिक की बात की जाए तो उधम सिंह नगर में हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 36, झगुल कोट पहना जाता है। झगुल कोट कुमाऊनी बच्चों द्वारा पहना जाता है और ये कुमाऊनी बच्चों का वस्त्र है। इसके अलावा एक संतरात की बात की जाए तो ये भी कुमाऊनी बच्चों द्वारा पहना जाता है। बाद बाकी कुमाऊनी स्त्रियों द्वारा आजकल एक आपको काफी प्रचलित मिला होगा, पिछौड़ी। पिछौड़ी किसके द्वारा पहनी जाती है, कुमाऊनी महिलाओं द्वारा। बाद बाकी तो धोती, साड़ी ये वगैरह सब भी पहनते हैं, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक देख लेना, एक मिर्जई और एक भोटू यानी वास्कट, ये कुमाऊनी पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं और गढ़वाली पुरुषों द्वारा भी पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना। राज्य की किस फूलों की घाटी को नागनी सौड़ भी कहा जाता है। तो इसका देखना ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सुखी और घराली फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है, नागनी सौड़ फूलों की घाटी। और ये सारे उत्तरकाशी में स्थित है। पवाली कांठा टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है। बात की जाए मांझीवन फूलों की घाटी और हरकीदून फूलों की घाटी, ये दोनों भी उत्तरकाशी में स्थित है। एक चिनाब फूलों की घाटी है। चिनाब फूलों की घाटी कहाँ है, ये चमोली जनपद में स्थित है। और जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो तो आपको पता ही है, वो चमोली जिले में स्थित है। बाद बाकी एक और ध्यान रखना, गुलाबी कांठा बुग्याल, ये गुलाबी कांठा बुग्याल भी उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 38 देखना। कथन ए, पंच केदारों में केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ है, ये तो सही है। कारण, केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की, मदमहेश्वर में नाभि भाग की, तुंगनाथ में भुजाओं की, कल्पेश्वरनाथ में जटाओं की और रुद्रनाथ में मुख की पूजा अर्चना होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंच केदारों में यही आते हैं क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा होती है, मदमहेश्वर नाथ में नाभि भाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में भुजाओं की और कल्पेश्वर नाथ में जटाओं की पूजा होती है।
रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? मुख की पूजा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपको पता होगा बद्री, पंचबद्री, पंचबद्री में कौन कौन से आते हैं? पंचबद्री में एक तो आएगा योग ध्यान बद्री, एक श्री बद्री, एक वृद्ध बद्री, एक भविष्य बद्री। ये किस में आ जाएंगे? पंचबद्री में आ जाएंगे। योग ध्यान बद्री हो गया, आदि बद्री हो गया, हाँ एक आदि बद्री छूट गया नोटी वाला, एक आदि बद्री हो गया। ये किस में आ जाएंगे? पंचबद्री में आ जाएंगे। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, और IIM आपको पता है काशीपुर में स्थित है IIM। अब बात की जाए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है NIT, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। IIM की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। IIM की स्थापना 2011 में हुई थी और NIT की स्थापना 2009 में हुई थी श्रीनगर में। चलिए देखना भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या होगा? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। आपको पता होगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी मनमथन ने। और ये कहाँ स्थित है? ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ये कहाँ स्थित है। ये अंजनी सैन टिहरी में स्थित है। ये टिहरी में स्थित है, अंजनी सैन टिहरी में। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का संबंध किससे है? स्वामी मनमथन से। स्वामी मनमथन ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? बंटा जल आंदोलन। ये भी आप ध्यान में रखना। स्वामी मनमथन, बंटा जल आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था? स्वामी मनमथन ने किया था, इनके नेतृत्व में ही हुआ था। हाँ, बात की जाए भुवनेश्वरी महिला आश्रम की तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 41। देहरादून में बोक्साओं को क्या कहा जाता है? तो देखना इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को क्या कहा जाता है? महर बोक्सा कहा जाता है। देहरादून में जो बोक्सा होते हैं उनको क्या कहा जाता है? महर कहा जाता है। बात की जाए बोक्साओं की, यदुवंशी, राजवंशी, राजवंशी हो गया, पंवार हो गया, पंवार, परतजा, तनवार, ये सारी किसकी उपजातियां हैं? ये भी बोक्सा जनजाति की उपजातियां हो जाएगी। यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, परतजा, तनवार, ये सारी किसकी उपजातियां हो जाएगी? बोक्साओं की उपजातियां हो जाएगी। और बोक्सा जनजाति को 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था बोक्सा जनजाति को। देखना है अनपढ़ के नाम से क्वेश्चन नंबर 42। अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार परिषद है? शेर सिंह बिष्ट, शेरदा, इनको ही अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। शेर सिंह बिष्ट, शेरदा को किस नाम से जाना जाता है? अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। एक है BC साहब, BC साहब के नाम से किसे जाना जाता है? BC साहब, ये कहा जाता है दरबान सिंह नेगी को। इसके अलावा बात की जाए गढ़वाल का हातिम ताई, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाएगा कुंवर सिंह नेगी को। इसके अलावा गढ़वाली, गढ़वाली किसका उपनाम हो जाएगा? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का उपनाम हो जाएगा गढ़वाली। गढ़वाल का प्रेमचंद, गढ़वाल का प्रेमचंद किसे कहा जाएगा? विद्यासागर नौटियाल को।
विद्यासागर नौटियाल को गढ़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए पहाड़ का गांधी, तो पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट जी को। ये कुछ प्रमुख उपनाम है, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 43, खुदेड़ गीत किस शैली का गीत होता है? तो आपको जाहिर सी बात है पता है, विरह गीत है एक खुदेड़ गीत, जो याद में गाया, किसी की याद में गाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? खुदेड़ गीत कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए प्रेम या प्रणय गीत की, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? चौफला चौफला गीत हो गया, झुमैलो गीत हो गया, बाजूबंद बाजूबंद हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रेम या प्रणय गीत हो जाएंगे। इसके अलावा देव आराधना गीत में कौन आ जाएगा? जागर गीत हो गया, स्तुति गीत हो गए, ये सारे आ जाएंगे किसमें? देव आराधना गीत में। देखना कंटूर खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, कंटूर खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर। समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग, यानी कि दो समान उच्च स्तरीय क्षेत्र वाले खेतों को आपस में मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कंटूर रेखा। और दो आपस समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे होने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? कंटूर खेती कहा जाता है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का देखना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? भिलंगना नदी का। नामिक ग्लेशियर, नामिक और पोटिंग ग्लेशियर से किसका उद्गम होता है? पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। जोहार घाटी, जोहार घाटी कहाँ स्थित है? जोहार घाटी जाने के लिए कौन सा है? ट्रेल पास। ट्रेल पास से कहाँ जाया जाता है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है ट्रेल पास, यानी कि जोहार घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ट्रेल पास। बाद बाकी देखना बैजनाथ, बैजनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है बैजनाथ। इसके अलावा बात की जाए दूध गंगा, भिलंगना की सहायक है दूध गंगा, और दूध गंगा का उद्गम कहां से होता है? मंसूर ताल से। बात की जाए अगर गौरी गंगा की, गौरी गंगा का उद्गम कहां से होता है? मिलम ग्लेशियर से, ये इसका उद्गम है। पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम कहां से होता है? कुनगुल श्रेणी से। चलिए काली का आपको पता ही है, जयसगर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से किसका उद्गम होता है? काली नदी का उद्गम होता है। देखना क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय तृतीय उत्थान किस काल में हुआ? हिमालय का जो तृतीय उत्थान है वो किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर सी, प्लायोसीन काल में। पहले इयोसीन काल में हुआ उच्च हिमालय का निर्माण, मायोसीन काल में हुआ मध्य हिमालय का निर्माण, मध्य ये उच्च हिमालय, और ये क्या? शिवालिक हिमालय का निर्माण। ये 3 काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 47, उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली और जो कुमाऊनी बोली है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इसमें 3 समूह हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। जो गढ़वाली और कुमाऊनी है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत, और जो पश्चिमी पहाड़ी है इसके अंतर्गत कौन सी आएगी? हिमाचली और जौनसारी। तो जौनसारी आप ध्यान में रखना, जौनसारी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएगी। अब मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आ गई गढ़वाली और कुमाऊनी, और पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कौन आएगा? नेपाली। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित एससी एवं एसटी ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है? शिल्पी ग्राम योजना, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और परियोजना चलती है मौलाना आज़ाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना, ये 2012 में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। मौलाना आज़ाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना 2012 में शुरू हुई थी। इसके अलावा देखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये भारत सरकार की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो हो गई थी 2015 में शुरू। लेकिन अभी कभी आपको पूछा जाए कि ये उत्तराखंड में कब शुरू हुई थी, तो उत्तराखंड में ये 2015 में ही शुरू हुई थी। अगर पूर्ण जिलों में ये पूछा जाए कि उत्तराखंड के पूर्ण जिलों में ये कब से शुरू हुई, तो ये 2018 से संपूर्ण जिलों में लागू हो गई थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखना महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना कब शुरू हुई थी उत्तराखंड में? ये हुई थी 17 जुलाई 2021 को। इसके अलावा देखना आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना दो बार शुरू हुई थी, लेकिन आपको इसकी डेट ही पूछी जाएगी, पहली डेट। तो ये पहली डेट कब शुरू हुई थी? 7 मार्च 2019 को। इसको 2021 में दोबारा शुरू किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम ये 7 मार्च 2019 को उत्तराखंड में शुरू हुई थी, आंचल अमृत योजना। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 49। कूट के माध्यम से बताइए कि निम्न में से राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सही कौन से विकल्प है ये बताना है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा देखना राज्य में कागज की कुल 14 मिलों में से 13 मिलें उधम सिंह नगर में है, ये भी सही हो जाएगा। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हरिद्वार में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की काशीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एवं निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क है, और ये कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। पदार्था हरिद्वार में स्थित है। कहाँ? पदार्था में पतंजलि मेगा फूड पार्क। इसके अलावा दूसरा फूड उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थित है? हिमालय मेगा फूड पार्क। जो उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क है हिमालय मेगा फूड पार्क, ये महुआ खेड़ा काशीपुर में, ये कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। ये दोनों दो फूड पार्क है उत्तराखंड के। इसके अलावा बात की जाए हिमालय स्पाइस गार्डन, हिमालय स्पाइस गार्डन, तो ये उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ये स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा, सोनी रानीखेत में स्थित है हिमालय स्पाइस गार्डन। हाँ, हिमालय मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो वो महुआ खेड़ा काशीपुर में है, और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की सबसे बड़ी कागज मिल, सबसे बड़ी, तो कहाँ स्थित होगी? लाल कुआं नैनीताल में। सबसे बड़ी कागज मिल लाल कुआं में स्थित है। सेंचुरी पल्प बोर्ड का फैक्ट्री, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये अलकनंदा और भागीरथी नहीं बल्कि भिलंगना और भागीरथी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, ये सही हो जाएगा। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी सही हो जाएगा। इसे राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई थी JL नेहरू द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। 1972 में योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दी थी। कब दी थी? 1972 में। 1978 से इसका काम शुरू हो गया था। 1978 से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इसको शुरू कर दिया था। 1988 में किसका गठन हुआ था? THDC का, और 1989 से THDC ने इसको शुरू कर दिया था। 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ था, इस परियोजना को लेकर रूस के साथ समझौता हुआ था 1986 में, जब मिखाइल गोर्बाचेव जो रूसी राष्ट्रपति थे वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। और 2006 में टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण शुरू हो गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देहरादून NH7 पर स्थित है,
ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देहरादून जिले में NH 307 और NH 507 भी गुजरते हैं, ये विकास नगर से होकर गुजरते हैं। और एक NH 7 है, NH 7 देहरादून मार्केट से होकर गुजरता है। इसके अलावा गैरसैंण NH 109 पर स्थित है, ये भी सही है। मुनस्यारी NH 109 के का में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ NH 34 पर नहीं बल्कि NH 7 पे स्थित है। बद्रीनाथ भी NH 7 पर स्थित है। और अगर बद्रीनाथ NH 7 पर स्थित है तो केदारनाथ NH 107 पर स्थित होगा। केदारनाथ किस पर है? NH 107 पर। NH 34 पर बात की जाए NH 34 की, तो NH 34 पर कौन सा चार धाम स्थित है? गंगोत्री। हाँ, अगर NH 134 की बात की जाए 134 पर यमुनोत्री हो जाएगा। ये भी आपने कुछ ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड राज्य में गौवंश शोध एवं विकास हेतु गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 52 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ है? ये भी पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ स्थित है? पशुलोक ऋषिकेश में स्थित है। 2 चारा बैंक खोले गए थे, उसमें से एक चारा बैंक कहाँ स्थित है? पशुलोक ऋषिकेश में, और एक दूसरा चारा बैंक पंतनगर में स्थित है। ये भी 2 चारा बैंक खोले गए थे, इसमें से एक पशुलोक में स्थित है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 53, उत्तराखंड राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है? दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। हाँ, उत्तराखंड हस्तशिल्प उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को। दिल्ली में जो उत्तराखंड के सेब हैं उनको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड राज्य के रूपगंगा घाटी के सुदौला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज से? रूपगंगा घाटी के सुदौला ग्राम में क्या मिला था? गंधक और मार्कचिक, और ये सर्वप्रथम खोज हुई थी 1957 में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक और मार्कचिक कब मिला था? सुदौला ग्राम में। और कब मिला था? 1957 में। इसके अलावा सहस्त्रधारा में भी क्या मिलता है? गंधक मिलता है सहस्त्रधारा के जल में। इसके अलावा गंगानी कुंड में जो उत्तरकाशी में स्थित है, यहाँ भी क्या मिलता है? गंधक और मार्कचिक मिलता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है देहरादून के कुमा बुरेला क्षेत्र है, यहाँ से सीसा प्राप्त होता है। इसके अलावा ध्यान रखना देहरादून का धपीला क्षेत्र है, धपीला क्षेत्र से क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना टीरी का रंगार व रीरा गांव यहां से मिलता है खड़िया। ये कुछ प्रमुख स्थान है। इसके अलावा ध्यान रखना पौड़ी का धनपुर डोबरी क्षेत्र, धनपुर डोबरी यहां से क्या मिलता है? तांबा मिलता है। ये कुछ प्रमुख स्थान है, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखना सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखना चिपको वन आंदोलन, आपको पता है चिपको वन आंदोलन कब हुआ था शुरू? 26 मार्च। शुरू तो 1973 में हो गया था वन विरोध में, लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को मानी जाती है गौरा देवी द्वारा। बद्रीनाथ आंदोलन ये 1973 में हुआ था, और ये भी वन आंदोलन के वन के विरोध में हुआ था, वन आंदोलन के रूप में हुआ था बद्रीनाथ आंदोलन। चलिए इसके अलावा देखना अस्कोट आंदोलन, अस्कोट आरकोट अभियान कब शुरू हुआ था? 1974 में शुरू हुआ था।
इसके अलावा देखना छीना झपटी आंदोलन, ये कब हुआ था? जून 1998 में। और एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में पशुओं को ले जाने के अधिकार के संबंध में हुआ था चमोली जनपद में, ये भी आपको ध्यान में होगा। इसके अलावा देखना सौंग घाटी आंदोलन, एक टिहरी में हुआ था खनन विरोध में, जो हैबल घाटी आंदोलन आपने सुना है ना, उसी से जुड़ता हुआ एक हुआ था सौंग घाटी आंदोलन, ये हुआ था 1974 में। एक हुआ था डुंगी पैंतोली आंदोलन, ये बांज वृक्ष के विरोध में हुआ था चमोली में, और ये भी 1980 के दशक में शुरू हुआ था, क्या? डुंगी पैंतोली आंदोलन। इसके अलावा कुछ पुराने आंदोलन की बात की जाए तो कुजनी वन आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? 1903-4 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह रावत जी ने किया था। अमर सिंह ने किया था, अमर सिंह रावत नहीं, अमर सिंह ने किया था कुजनी वन आंदोलन का नेतृत्व। इसके अलावा बात की जाए खासपट्टी वन आंदोलन, खासपट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? 1906-7 में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखना। देखना संगचुमना, निरकुट और थुमका, ये किसकी सहायक नदियां हैं? सभी को पता होगा, ये कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बात की जाए पनार की, गोमती की, ये किसकी सहायक है? गोमती और पनार, ये सरयू की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा बात की जाए काली की, काली की सहायक नदियां कौन सी है? कुठियांगटी, कुठियांगटी किसकी सहायक नदी है? काली की। इसके अलावा बात की जाए सिसवा, वाल्दी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सौंग की सहायक नदियां हैं। और कुठियांगटी किसकी है? काली की सहायक नदी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 57। अभी हाल ही में कहां से कहां तक गंगा पथ का निर्माण किया गया है? ये देखना अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, और ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है, और ये कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यशवंत सिंह कटौच को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है, और ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसके अलावा मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र दिया गया है, और ये अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, और इनका संबंध किस जिले से है? पौड़ी जिले से है। पौड़ी जिले के दिग्विजय सिंह रावत को इस बार कीर्ति चक्र दिया जाएगा। यशवंत सिंह कटौच को पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपने ध्यान में रखना है, जैसे एक आप पढ़ते हो उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये किसने लिखी है बुक? उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटौच ने। उत्तराखंड के अभिलेख, ये भी यशवंत सिंह कटौच की एक बुक है। मध्य हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये भी यशवंत सिंह कटौच की पुस्तक है। उत्तराखंड के अभिलेख, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये भी किसकी है? यशवंत सिंह कटौच की। एक और देख लेना, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, ये भी यशवंत सिंह कटौच की एक पुस्तक है। ये कुछ ध्यान में रख लेना, अगर उन्हें पद्मश्री मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो हाईलाइट रहेंगे, और हाईलाइट रहेंगे तो इसके आने की इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो उसके आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 59। अभी हाल ही में गेवाड़ घाटी में एक प्राचीन नगर दफन होने के प्रमाण मिले हैं, यह किस क्षेत्र में है? गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में स्थित है, और कौन सी नदी के तट पर है? पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है गेवाड़ घाटी। और इस गेवाड़ घाटी को ही क्या कहा जाता है? रंगीलो बैराट। आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीलो बैराट क्षेत्र कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा के गेवाड़ घाटी में। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 60। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भूस्खलन में सर्वाधिक खतरे वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं?
तो इसमें उत्तराखंड पहले नंबर पर नहीं होगा, ये गलती मत करना। पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर होगा हिमाचल। सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र, वो भूस्खलन संभावित क्षेत्र वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। हाँ, अगर बात की जाए जिलों की तो पहले नंबर पर कौन सा रहा था भूस्खलन संभावित क्षेत्र में? रुद्रप्रयाग। दूसरे नंबर पर टिहरी। ये पूरे भारत में पहले और दूसरे नंबर पर रहे थे दोनों जिले। और इसमें एक टॉप 20 में उत्तरकाशी भी शामिल है 19वें नंबर पे। चलिए देख रहा जीएस का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 61, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र का वह अर्थ है जहां राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे, यानी कि राजा को संविधान के द्वारा शक्तियां दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। और ये कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। आपको पता होगा ब्रिटेन में अभी भी राजा या रानी नियुक्त होती है, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे राजतंत्र है। लेकिन कैसा राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र। हाँ, अगर बात की जाए भारत की तो भारत में कैसा है? गणतंत्र। और गणतंत्र में क्या होता है? जहाँ का प्रधान यानी जिस देश का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाए? प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाए, उसे क्या बोला जाता है? गणतंत्र सरकार। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 62, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1919 के अधिनियम में किया गया था और 1920 में इसका गठन हो गया था। अगर आप लेके चलो तो इसका गठन 1921 में हुआ था और 1921 में, लेकिन घोषणा इसकी 1920 में हो गई थी, इसलिए इसका आंसर 1920 लेके चल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी 1920 में हो गया। हाँ, गठन पूर्ण रूप से इसका गठन 1921 में हुआ था। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 63, लोकप्रिय वेटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। लोकप्रिय वेटो उसके द्वारा संशोधन किस देश में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में। यह भारत में लोकप्रिय वेटो द्वारा संशोधन नहीं होता है। आपको पता है भारत में राष्ट्रपति संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई मामला है तो राष्ट्रपति उस पर वेटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये आपको पता होगा। इसलिए ये कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। भारत में 3 प्रकार की वेटो पाई जाती है। एक होती है अत्यंतिक वेटो यानी एब्सोल्यूट वेटो, एक होती है निलंबनकारी वेटो। इसमें ये क्या कर देता है? निलंबित कर देता है कुछ समय के लिए यानी पुनर्विचार के लिए। और एक होती है जेबी वेटो यानी पॉकेट वेटो। ये भारत में 3 प्रकार की वेटो पाई जाती है। और राष्ट्रपति की, भारत में राष्ट्रपति की वेटो पावर किस में दी गई है? भारत में राष्ट्रपति की वेटो पावर आर्टिकल 111 के तहत दी जाती है, आर्टिकल 111 में। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? सरकार की जो संसदीय प्रणाली है उसमें उसका अपरिहार्य गुण क्या है? और ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका क्या करेगी? मिलकर कार्य करेगी। और जो कार्यपालिका है ये किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। यही क्या है? यही प्रमुख गुण है किसका? संसदीय कार्य प्रणाली का, कि जो कार्यपालिका होगी, जो कार्य करवाएगी, वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? विधायिका के प्रति। और विधायिका क्या करेगी? विधान का निर्माण करेगी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 65, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। किस में परिलक्षित होते हैं? जो संविधान निर्माता होते हैं उनकी जो सोच होती है वो हमेशा प्रस्तावना में परिलक्षित होती है, क्योंकि जो उनके अनुसार जो भी उनके जो मत दिए जाते हैं या जो संविधान के बारे में निचोड़ दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? प्रस्तावना में दिया जाता है।
और आपको पता होगा हमारे भारत का प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रस्तावना का जो प्रारूप था वो JL नेहरू ने पेश किया था। और संविधान सभा की कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। और ये तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान का प्रारूप, जो वो उद्देश्य का प्रारूप है, वो रखा गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में JL नेहरू द्वारा। अगर इसमें बात की जाए हमारी भारत की प्रस्तावना में, तो इसमें तीन प्रकार का न्याय दिया जाता है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? काम का अधिकार, यह एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, यह भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी राजनीतिक अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार, ये क्या हो जाएगा? एक राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित अधिकार है जो आपको भारतीय संविधान में दिया गया है। और किस में दिया गया है? वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326 में, अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि जो भारत के वयस्क नागरिक होंगे वो वोट देने का अधिकार रख सकते हैं। और ये ध्यान में रखना, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। इससे पहले 21 वर्ष तक वयस्क मतदान की आयु थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगर पूछा जाए वयस्क मताधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 326 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, यह आपको पता है मौलिक अधिकार है, और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21A में। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19(1) के क में दिया गया है, ये भी आप ध्यान में रखना। काम का अधिकार, काम या लोक सहायता पाने का अधिकार DPSP के तहत निर्धारित किया गया है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं? यानी कि जो भारत के कैग हैं वो किसका लेखा ऑडिट नहीं करते हैं? तो आप दूर से ही आंसर देख सकते हैं, म्यूनिसिपल संस्थान का जो लेखा जोखा है वो कैग के द्वारा नहीं किया जाएगा। बाद बाकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी कंपनी, इनका लेखा परीक्षण का कार्य कौन करता है? कैग के द्वारा किया जाता है। कैग कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 148 में क्या दिया गया है? भारत का कैग दिया गया है। और 148 से 151 तक कैग के बारे में निर्धारणा की गई है। भारत के वर्तमान कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? भारत के वर्तमान कैग है। ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 68। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि क्या? अगर वास्तविक बेरोजगारी दर प्राकृतिक बेरोजगारी दर से कम है तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति होगी, और मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगी? महंगाई की दर में वृद्धि होगी। अगर वास्तविक बेरोजगारी प्राकृतिक बेरोजगारी से ज्यादा है तो क्या होगी? मुद्रास्फीति होगी। बस ये ध्यान में रखना। अगर मुद्रास्फीति होगी तो जाहिर सी बात है महंगाई अपने आप हो जाएगी। हाँ, अगर वास्तविक बेरोजगारी दर प्राकृतिक दर से कम पाई जाती है तो वहां पे क्या होगी? मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? मुद्रा अपस्फीति हो जाएगी। और मुद्रा अपस्फीति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है महंगाई में कमी। बस इतना सा ध्यान में रख लेना। अगर वास्तविक बेरोजगारी दर प्राकृतिक दर से ज्यादा हो जाए तो मुद्रा अपस्फीति होगी और महंगाई घटेगी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 69।
विकास के लिए अर्थशास्त्री डैश डैश के समुच्चय पर विचार करते हैं। किसके समुच्चय पर विचार करते हैं? जो उनका लक्ष्य होता है। जाहिर सी बात है, विकास तभी होगा अगर तुम लक्ष्य निर्धारित करोगे, और लक्ष्य निर्धारित करोगे, लक्ष्य पर विचार करोगे, तभी जाके तुम्हारा विकास होने का संभावना बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखना, माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। माल्थस ने एक जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने। और उनके अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो कैसी होती है? ज्यामितीय रूप में होती है। और ज्यामितीय रूप क्या होता है? उनका बोलने का मतलब है जो जनसंख्या बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है? पहले एक होगा, एक से दो हो जाएंगे, दो के कितने होंगे? चार हो जाएंगे, चार से कितने हो जाएंगे? सीधे आठ हो जाएंगे, आठ से 16 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती है। इसे क्या बोला जाता है? ज्यामितीय रूप बोला जाता है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वो ज्यामितीय रूप में बढ़ेगी। हाँ, अगर भोजन सामग्री की बात की जाए, यानी खाद्यान्न आपूर्ति की, खाद्य आपूर्ति कैसी बढ़ेगी? अंक गणितीय में। माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप में बढ़ेगी, यानी दुगना 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 करके होता जाएगा। हाँ, उन्होंने कहा कि जो खाद्य आपूर्ति है वो कैसी बढ़ेगी? अंक गणितीय रूप में, यानी कि पहले एक होगा, फिर दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, यानी सिंपल वे में बढ़ती जाएगी। और जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? डबल डबल करके बढ़ती जाएगी, यानी कि खाद्य आपूर्ति कम होती जाएगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। ये इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था माल्थस ने। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 71। फिक्स्ड प्लस रनिंग कॉस्ट के आधार पर सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? यानी कि आपको बताना है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। ये सब आप ध्यान में मत भी रखो, ये ध्यान मत रखो। आप ये देख लो, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन हो सकता है? जल परिवहन। ना इसमें ट्रैफिक होगा, ना जाने का टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा जो आपका ईंधन है वही खर्च होगा, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं पड़ेंगे और खर्चा भी कम आएगा। यानी कि जल परिवहन सबसे सस्ता साधन हो जाएगा परिवहन का, और इसमें अधिक मात्रा में आप ट्रैवल कर सकते हो, इसलिए ये सबसे सस्ता हो जाएगा। देखिए ना क्वेश्चन नंबर 72। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय फसल रोपण अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? यह कासरगोड केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कासरगोड केरल में स्थित है रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार का। एक देखना, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये मैसूर में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखना। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये स्थित है कहाँ? मैसूर में। हाँ, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। ये आप ध्यान में रखना, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय सरकार द्वारा एबीसी इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार का एक एबीसी इंडेक्स है, और इसमें कौन शामिल नहीं किया गया है? रोजगार। एबीसी इंडेक्स में रोजगार का कोई लेना देना नहीं है। यह इंडेक्स बच्चों से संबंधित है, अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन, यानी कि बेबीज एंड चिल्ड्रन की अचीवमेंट क्या है। तो इसमें रोजगार का कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, इसकी जगह पे आप शिक्षा कर सकते हो। इसकी जगह पे क्या है? स्कूली शिक्षा। एक और आयाम, चार इसके लक्ष्य थे। जाहिर सी बात है, बच्चे होंगे तो स्कूली शिक्षा होंगे। उत्तर जीविता, यानी कि उत्तर जीविता में 5 वर्ष तक के बच्चों का देखा जाता है कितने बच्चे जीवित हैं, कितने बच्चे जीवित रह रहे हैं और कितनों की मृत्यु हो रही है। हाँ, बाद बाकी पोषण देखा जाता है और टीकाकरण देखा जाता है एबीसी इंडेक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखना। किस द्वीप का नाम कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है?
सभी को पता है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ से भारत सरकार की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा देखना रॉस द्वीप, एक था रॉस द्वीप, इसका नाम क्या रखा गया है? एस सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। इसके अलावा देखना एक और द्वीप होगा हैवलॉक द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, नहीं, इसका नाम स्वराज द्वीप है। इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। इसके अलावा रखा गया एक नील द्वीप, एक नील द्वीप है, और इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। ये आप ध्यान में रखना। रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। स्वराज, उसका नाम हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। 21 जो भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उनके नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपने ध्यान में रखना है। देखना क्वेश्चन नंबर 75, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा कब किया गया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा किया गया था 1956 में। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और ये आयात निर्यात के लिए जो सामान जहाजे जाते हैं वो किससे होकर जाते हैं? स्वेज नहर से होकर जाते हैं। स्वेज नहर का प्रथम बार आधिकारिक रूप से कब खोली गई थी? 1869 में खोली गई थी प्रथम बार आधिकारिक रूप से। और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 76, उड़ीसा में स्थापित राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? राउरकेला की स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी की सहायता से। और ये कहाँ स्थित है राउरकेला इस्पात संयंत्र? ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जर्मनी की सहायता से की गई थी। और कहाँ की गई थी? उड़ीसा में की गई थी। इसके अलावा की गई थी एक भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? सोवियत संघ रूस की सहायता से। एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसके अलावा एक बात की जाए बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बोकारो इस्पात संयंत्र की। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ये भी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। दो, भिलाई और बोकारो की स्थापना रूस की सहायता से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई। और ये बोकारो इस्पात संयंत्र को छोड़कर और सभी इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 77, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बात की जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी तो कौन होगी? माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले कहाँ स्थित है? अलास्का रेंज में स्थित है। अलास्का में स्थित है माउंट मैकिनले। और यही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। हाँ, अगर बात की जाए रॉकी पर्वत श्रेणी की, रॉकी पर्वत श्रेणी भी कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एल्बर्ट। हाँ, बात की जाए माउंट क्यूसिस्को की, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्यूसिस्को। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। माउंट एल्ब्रुस, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। अगर एशिया का तो आपको पता ही होगा, सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। हाँ, अब इसके अलावा बचा एक दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ स्थित है एंडीज पर्वत श्रेणी। और एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांका
गोवा। और यही दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 78। छत्तीसगढ़ की बैलाडिला खान, बैलाडिना नहीं होगा, बैलाडिला होगा, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ की लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बैलाडिला खान। इसके अलावा बात की जाए, एक देगाना खान है, ये राजस्थान में स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंगरेनी खान है, और सिंगरेनी क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है सिंगरेनी खान। इसके अलावा बात की जाए जावर खान, जावर खान प्रसिद्ध है जस्ते के लिए, और ये भी राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा सिंगरौली, सिंगरौली की अगर बात की जाए सिंगरौली की, तो सिंगरौली कहाँ स्थित है? सिंगरैनी, सिंगरैनी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है सिंगरैनी खान। हाँ, सिंगरौली की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंगरैनी और सिंगरौली इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तेलंगाना में स्थित है, और सिंगरौली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 79। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन था, ये 2022 में आयोजित किया गया था, और ये मैड्रिड में स्पेन में हुआ था। हाँ, अगर बात की जाए 2023 में, तो 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? लिथुआनिया में हुआ था। हाँ, अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? नाटो का। हाँ, 2024 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है ये वाशिंगटन में होगा। ये 2024 इस वर्ष आयोजित किया जाएगा, और जो 2023 में आयोजित किया गया था वो लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, जो क्वाड है इसका 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। हाँ, अगर बात की जाए 2023 की, 2023 में ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? जापान में। एक और रख लेना, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ होगा? रूस में होगा। इसने ब्राजील में होना था, लेकिन ब्राजील ने इसके लिए मना कर दिया, तो अब कहाँ होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024? रूस में होगा। ये भी आप ध्यान में रखना। इस बार यूनेस्को की सत्र की मेजबानी, यूनेस्को सत्र की मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। ये भी आप ध्यान में रखना, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 80। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा पेरिस, और पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए, पेरिस में इस बार जो 2024 के ओलंपिक खेल है वो आयोजित किए जाएंगे। 2028 के कहाँ होंगे? यूएसए में। और यूएसए में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस नामक शहर है, वो यूएसए में स्थित है, और वहाँ 2028 के क्या होंगे? ओलंपिक खेल होंगे। बात की जाए 2032 की, तो 2032 के खेल होंगे ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो 2032 के ओलंपिक होंगे ऑस्ट्रेलिया में। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 81। 37वें राष्ट्रीय खेल, आपको ध्यान में ही होगा, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इस बार गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में। हाँ, बात की जाए 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 ये कहाँ होंगे? उत्तराखंड में। हाँ, अगर यहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेल आ ही गया है तो ध्यान में रखना, इस बार 37वें राष्ट्रीय खेल में पहले नंबर पे कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। पहले नंबर पे कौन रहा था मेडल टैली में? महाराष्ट्र। हाँ, बात की जाए उत्तराखंड की, तो जो उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा था? 25वें नंबर पे रहा था। और उत्तराखंड ने कितने गोल्ड जीते थे? 3 गोल्ड मेडल जीते थे इस बार 37वें राष्ट्रीय खेल में। क्या पता कभी पूछ ले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से किस शासक को गुलामों का गुलाम की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? इसको कहा जाता है गुलाम।
क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे कहा जाता है गुलाम। और इसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, और इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। हाँ, इल्तुतमिश। दल चालीसा, अगर बात की जाए दल चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, वास्तविक संस्थापक, तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहले कहाँ स्थित थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश जब सुल्तान बने तो उन्होंने लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? दिल्ली कर दी, और इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये भी एक पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का नवाब था? तो बदायूं, ये बदायूं का सूबेदार था, और उसके बाद इसे दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 83। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी सर्वप्रथम, और ये कब की थी? 1571 में। इसकी डेट मिलती है 1571 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। 1575 में अकबर ने क्या स्थापित किया था? इबादत खाना। 1580 में अकबर के समय क्या हुआ था? टोडरमल बंदोबस्त। कब हुआ था? 1580 में। इसके बाद अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, और इलाही संवत का प्रारंभ भी किसने किया था? अकबर ने ही किया था। हाँ, एक और पूछा जाता है, मुगल काल में सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके समय थी? औरंगजेब के समय थी। मुगल काल में जो सर्वाधिक सूबे थे, यानी जो उनके प्रांत थे, वो किस राजा के समय थे? औरंगजेब के समय। 21 या कहीं कहीं 20 भी मिलता है, और कहीं कहीं 22 भी इसकी संख्या मिलती है, लेकिन 21 मान के चलिए। औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? 21। अकबर के समय अगर सूबों की संख्या पूछी जाए तो कितने थे? 12। उसके बाद बात की जाए जहांगीर की, तो जहांगीर के समय सूबों की संख्या हो गई 15। उसके बाद आया शाहजहां, तो शाहजहां के समय सूबों की संख्या हो गई 18, और सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके समय थी? औरंगजेब के समय थी। औरंगजेब ने सूबों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 21। हाँ, ये बात की जाए सर्वाधिक हिंदू सैनिक किस शासक के समय थे? औरंगजेब के समय थे। ये भी आपने औरंगजेब के बारे में ध्यान रखना है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 84। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की बात की जाए तो इनकी दरबारी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत इनके समय दरबारी भाषा थी। हाँ, लोकल बोलचाल की भाषा की बात की जाए तो उस समय प्राकृत का प्रयोग होता था, लेकिन दरबारी भाषा गुप्तों की क्या थी? संस्कृत थी। हाँ, प्राकृत प्राकृत की बात की जाए, जो सातवाहन वंश थे, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश था गुप्त वंश। ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से सदाबहार वन इलाके कौन से हैं? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, काफी टफ वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से देखना ऑप्शन नंबर ए भीतर कनिका, ये तो सदाबहार वन का इलाका है। और पिचावरम, ये भी क्या है? सदाबहार वन का इलाका है। हाँ, बात की जाए कोंडापुरम की, ऑप्शन नंबर 3, तो ये यहाँ क्या है? यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कच्छ और खंबात की खाड़ी में यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में यहाँ भी
सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ भारत के सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 86। नदियां और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यमुना, सिंध, बेतवा, केन और चंबल, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं, तो ये तो सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, तीस्ता, इसके अलावा मानस, सुबनसिरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, ये भी सही है, ये भी सही है। नर्मदा, ये नर्मदा की सहायक नदियां नहीं है। अगर बात की जाए नर्मदा की सहायक नदियों की, तो नर्मदा की सहायक नदियों में जैसे तवा नदी हो गई, हिरन नदी हो गई, ये किसकी है? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। पूर्णा नदी, गिरना नदी और अमरावती नदी, ये किसकी सहायक है? पूर्णा नदी, गिरना नदी और अमरावती नदी। अगर बात की जाए अमरावती की, ये अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा कृष्णा की सहायक नदियां और कौन कौन सी है? अमरावती है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, ये किसकी है? कोयना है। घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना हो गया, अमरावती, ये किसकी? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। बात की जाए प्राणहिता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नर्मदा की सहायक नदियां नहीं है। हाँ, अगर बात की जाए कृष्ण प्राणहिता नदी, सिलेरू नदी, प्राणहिता और सिलेरू किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। मूसी नदी कृष्णा की सहायक है, मूसी भी किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन इसमें प्राणहिता और सिलेरू किसकी सहायक नदियां हो जाएगी? गोदावरी की, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87। बैरासियूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही हो जाएगा। सोलाल लिख दिया है, ये पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। सलाहल प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी सही है। कोयल कारो प्रोजेक्ट ये बिहार में नहीं, झारखंड में स्थित है। कोयल कारो प्रोजेक्ट झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तानाकुर प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा देखना एक है कांगसावती परियोजना, कांगसावती परियोजना ये कहाँ है? ये बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा देखना हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना हिडकल नदी पर ही है और ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा देखना मैटूर बांध, मैटूर बांध ये कहाँ है? कावेरी नदी पर, और कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। हिडकल परियोजना कर्नाटक में और कांगसावती परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए देखना माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। बात की जाए प्रथम पीढ़ी की, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी की बात की जाए तो तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। हाँ, द्वितीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब बात बची पांचवी पीढ़ी,
तो पांचवी पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 89। आई मैक क्या है? आई मैक एक मशीन है, यानी कि आई मैक क्या है? एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या होती है? मशीन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई मैक किसका कंप्यूटर है? एप्पल कंपनी का कंप्यूटर है, ये आपको पता होगा। और कंप्यूटर एक मशीन होती है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 90। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड पर क्या रहता है? सिस्टम बस रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सिस्टम बस ही है जो मदरबोर्ड को सीपीयू से जोड़ता है, इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखना, एक बार रीजनिंग आप अपने तरफ से सॉल्व कर लेना, एक बार वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना। ये लाइव क्लास है नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ रीजनिंग के। आप अपने आंसर मैच कर लेना, और आपके कितने आंसर आ रहे हैं वो आप बाद में काउंट कर लेना। आप फिलहाल क्वेश्चन देखना और उसके बाद उसका आंसर बाद में मैच कर लेना जब आप सॉल्व कर दोगे। मैं बस आपको आंसर बताए जा रहा हूँ। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 91। जब आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद ही इसका आंसर मैच कर लेना। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 91 का होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 92। इसको आप जब सॉल्व कर लोगे इसके बाद इसके साथ मैच करना। क्वेश्चन नंबर 92 ये जब सॉल्व हो जाएगा तो इसके बाद आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 93। इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, फिर क्या फायदा आपको सॉल्व यही करवा देना, तो आप उसमें घर में करोगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 93 देखना, उसके बाद सॉल्व करके मैच कर लेना। देखना इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये वाला। जब आप सॉल्व कर लोगे तब मैच कर लेना। देखना क्वेश्चन नंबर 94। 94 को सॉल्व करके चेक कर लेना आप अपना आंसर। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 95। 95 को आप सॉल्व करना। जब आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा और मैच कर लेना। आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 96। इसको भी सॉल्व कर लेना, और जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 96 और इसका देखना ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 97। इसका 97 कर लोगे तो इसका देख लेना, और इसका जब आंसर कर लोगे सॉल्व उसके बाद आंसर मैच कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 98 है, इसको भी सॉल्व कर लेना। जब इसका सॉल्व हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो जब सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर मैच कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संडे। ये क्वेश्चन नंबर 99 है, इसको भी सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके देखना आपका कितना आ रहा है और उसके बाद ही मैच करना, और देखना इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका सही आता है या नहीं आता है। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर 100। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका देख लेना, सॉल्व करना। अगर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही अपने आंसर मैच करना, तभी आप पता चलेगा आपको आपका सही गया या नहीं गया। इसका आंसर मैच कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा।
50। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को।